देखिए, अफगानिस्तान के इतिहास में आज से एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। ठीक 20 साल बाद एक बार फिर अफगानिस्तान की कमान तालिबान के हाथों में आ चुकी है। काबुल पर अफगानिस्तान ने कैसे कब्जा किया, पूरी रिपोर्ट से समझिए। हाथों में आधुनिक हथियार थामे तालिबान के लड़ाके जिस इमारत में टहलते नजर आ रहे हैं वो अफगानिस्तान का राष्ट्रपति भवन है। दुनिया के लिए ये नई सुबह है, लेकिन अफगानिस्तान के लिए ये सुबह नए उजाले की नहीं बल्कि अंधकार वाली है। 20 साल बाद एक बार फिर तालिबान अफगानिस्तान पर काबिज हो चुका है। रविवार का दिन दुनिया के लिए हैरान करने वाला रहा तो अफगानिस्तानियों के लिए कयामत की तरह। पूरी दुनिया काबुल की तरफ टकटकी लगाए देख रही थी। काबुल में भी हर पल कहानी बदल रही थी। तालिबानी लड़ाके काबुल में दाखिल हो चुके थे और इसकी हलचल अमेरिकी एजेंसी से लेकर एयरपोर्ट तक साफ नजर आने लगी। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के मुताबिक अमेरिकी एम्बेसी खाली करने के साथ साथ कई अहम दस्तावेज भी जला दिए गए। अमेरिकी एम्बेसी के ऊपर हेलीकॉप्टर की लगातार आवाजाही साफ जाहिर कर रही थी कि अब मामला हाथ से पूरी तरह निकल चुका है। काबुल की सड़कों पर अफरा तफरी साफ नजर आने लगी। लोग जान बचाकर एयरपोर्ट की तरफ भागने लगे। हालांकि बाद में एयरपोर्ट के पास से भी धमाके और फायरिंग की खबरें आने लगी। तालिबान ने बलपूर्वक और हिंसा से सत्ता परिवर्तन के दावे को इनकार करते हुए बयान जारी किया और कहा कि वो शांति के साथ सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन तालिबान का इतिहास देखते हुए लोगों का इस पर यकीन करना मुश्किल था। शाम होते होते राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़कर भाग जाने की खबर ने खलबली मचा दी। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने फेसबुक पोस्ट के जरिए बयान जारी करते हुए कहा, मेरे लिए ये फैसला काफी मुश्किल था। खून खराबा रोकने और शांति के लिए मैंने अपने देश को छोड़ने का फैसला लिया, जिसकी मैंने 20 साल तक सेवा और रक्षा की। तालिबान मुझे हटाने के लिए काबुल पर हमला करने के लिए तैयार था। अगर ऐसा होता तो 60 लाख की आबादी वाले शहर में बहुत से लोग मारे जाते और काफी तबाही होती। ऐसे में अब तालिबान पर जिम्मेदारी है कि वो सबको साथ लेकर चले। एक राष्ट्रपति का देश छोड़कर भागना ये बताने के लिए काफी है कि वहाँ क्या स्थिति हो गई है। हालात तो सबको पता है कि किसी हालात वहाँ पे हमारा गवर्नमेंट आज गिर गया, जिसके बलबूते पे हम सोचते थे कि कभी आगे जा सके, कुछ नया कर सके और जो हमारा कंट्री जिस हालत में हो उससे बेहतर हो सके। और हम भी हमारे पास भी हमारे कंट्री में बहुत कुछ हो, लेकिन 20 साल बाद हम वहीं पे पहुंच गए जो पहले थे। अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसकी आशंका तो सब जता रहे थे, लेकिन ये सब इतना जल्दी हो जाएगा इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। काबुल पर 1 से 3 महीने में कब्जे का अनुमान जताया जा रहा था, लेकिन तालिबान ने 1 हफ्ते के भीतर काबुल समेत 20 से ज्यादा प्रांत पर कब्जा कर लिया। 7 अगस्त को जरांज, 8 अगस्त को सर-ए-पुल, शेरबघन, कुंदूज, तालुकान, 9 अगस्त को ऐबक, 10 अगस्त को पुले खुमरी, फराह, 11 अगस्त को फैजाबाद, 12 अगस्त को हेरत गजनी, 13 अगस्त को फिरोज कोह, कलाए नाव, पुले आलम, तेरेनकोट, कंधार, 14 अगस्त को लोगार, 15 अगस्त को नांगरहार, खोस्त और राजधानी काबुल। जैसे जैसे तालिबान के कदम बढ़ते गए उसकी जीत और आसान होती गई। हालांकि राजधानी काबुल पर कब्जा होना अफगानिस्तान के लोगों के लिए चिंता के नए चैप्टर की शुरुआत है। लोगों को अपना भविष्य अंधेरे में नजर आ रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट को सुरक्षित बनाने के लिए अपने कब्जे में लेने का अब ऐलान कर दिया है। अफगानिस्तान से निकालने का अभी एकमात्र रास्ता काबुल एयरपोर्ट ही नजर आ रहा है। काबुल एयरपोर्ट के पास गोलीबारी की खबरें थी, अब खबर है कि अमेरिकी सेना लोगों और खासकर राजनयिकों को निकालने के लिए अमेरिकी सेना अपने कब्जे में लेने जा रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, काबुल एयरपोर्ट को संभालेगी अमेरिकी सेना। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय ताजा जानकारी लिए जुड़ गए हैं। प्रणय, क्या ताजा जानकारी आ रही है इस वक्त काबुल से? जानकारी के मुताबिक ये बात कल अमेरिका में अमेरिकन ट्रूप अब भी मौजूद है एयरपोर्ट के अलावा डिफरेंट फोर्सेस हैं वो भी मौजूद हैं और इवैक्यूएशन का काम इस समय भी जारी है। इवैक्यूएशन नहीं को एयरपोर्ट चल रही है
और एयरपोर्ट इस लिहाज से जरूरी है क्योंकि इस समय अफगानिस्तान से बाहर निकलने के लिए एकमात्र रास्ता, अगर तालिबान रिस्पॉन्स देना कोई भी निकलना चाहता है तो एकमात्र रास्ता एयरपोर्ट ही बचा होता है। फिलहाल वहाँ पर यूएस एम्बेसी ने भी अपना कामकाज करके एयरपोर्ट पर ही एक तरीके से एम्बेसी बना ली गई है। जब चैलेंज किया गया था तो कहा गया कि वो जहाँ भी वहीं रहे, एयरपोर्ट न आए जब तक कि स्थिति उल्टी सामान्य नहीं हो जाती है या सुरक्षा हालात को वो कंट्रोल नहीं कर देते। जी प्रणय आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि आगे भी हम आपका रुख करेंगे। इस बीच तालिबान के अफगानिस्तान में काबिल होने के बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। भारत, अमेरिका समेत दुनिया के ज्यादातर देशों को यह अंदेशा सताने लगा है कि हालात 20 साल पहले से भी ज्यादा बदतर हो सकते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की ताकत उसे एक बार फिर अलकायदा, जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठनों की पनाहगाह बना सकता है। आइए देखते हैं इसका भारत समेत पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है। जिस काबुल को जीतने में कोई महीने तो कोई 2 महीने का अंदाजा लगा रहा था, वो बिना एक भी गोली चले 24 घंटे में ही तालिबान के कब्जे में आ गया। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी भारत के लिए फिलहाल कोई बड़ा खतरा भले ना दिखे, लेकिन आने वाले दिनों में ये बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। इसकी वजह भी साफ है। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान जो नापाक साजिशें भारत के खिलाफ रच रहा है, उसमें वो तालिबान का इस्तेमाल कर सकता है। ये हर कोई जानता है कि तालिबान पाकिस्तान के हाथों की कठपुतली ही नहीं, उसी की पाली पोसी जमात है। पाकिस्तान ने ही तालिबान को हथियारों की ट्रेनिंग से लेकर हर तरह की मदद दी और अब वो आने वाले दिनों में तालिबान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका, रूस, चीन और पाकिस्तान के प्रतिनिधि अफगानिस्तान और तालिबान के प्रतिनिधियों के साथ बैठे, जिसके बाद अफगानिस्तान सरकार ने हिंसा खत्म करने की शर्त पर सत्ता में बंटवारे का ऑफर दिया है। लेकिन तालिबान से भी पहले ये ऑफर पाकिस्तान ने ठुकरा दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि अशरफ गनी के राष्ट्रपति रहते तालिबान सरकार से बात नहीं करेगा। दरअसल पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान का सत्ता पर कब्जा बना रहे, ताकि तालिबान के जरिए वो भारत के विरोध फसल बोता रहे। ये कोई ओपन सीक्रेट नहीं है कि तालिबान को ओपनली पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। उसने आर्म्स एम्युनिशन, आर्टिलरी एम्युनिशन और इनफैक्ट एयर सपोर्ट से भी तालिबान की मदद की है। इसके पर इमरान खान चुप रहे हैं और जो भी डायरेक्ट क्वेश्चन था, ना उन्होंने हाँ कहा है ना उन्होंने ना कहा है। सो इसलिए बहुत क्लियर है कि पाकिस्तान ओपनली तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। अफगानिस्तान में अगर बदलाव आता है तो इसका भारत पे सीधा असर पड़ेगा। ये उम्मीद करना कि तालिबान बदल जाएंगे, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं। ये हो सकता है कि मुल्ला उमर या ब्रादर का जो ग्रुप है, ये भले ही चाहता हो कि सऊदी अरब टाइप की हुकूमत वहाँ पे बना ले और सबको लेके चले, मगर ये कि दूसरे जो बहुत एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है वो कभी इस बात पे राज़ी नहीं होंगे। वो बहुत ज़माने से शरिया लॉ की बात कर रहे हैं, वो शरिया को इम्प्लीमेंट करेंगे और शरिया के अंदर डेमोक्रेसी का कोई रोल है नहीं। अफगानिस्तान में भारत के काबिज होने के बाद वो सीरिया और इराक में अल-कायदा से भी ज्यादा मजबूती के साथ उभरेगा। यही वजह है कि भारत ही नहीं, दुनिया के तमाम देश अफगानिस्तान में अपना दूतावास बंद कर अपने कर्मचारियों को वापस बुला रहे हैं। भारत में दूतावास के कर्मचारियों और वहां रहे 129 भारतीयों और अन्य यात्रियों को लेकर विमान भारत पहुंच रहा है। वहां से लौटे यात्रियों का कहना है कि वहां हालात बहुत खराब हैं। हमको वी आर वेरी हैप्पी आफ्टर द स्टार्टिंग ऑफ द फ्लाइट। कुछ देर में स्टार्ट हुआ, दो घंटे लेट है, इसीलिए थोड़ा गड़बड़ हुआ पूरा एयरपोर्ट में सभी इंडियंस के लिए, और एयरपोर्ट में ज़्यादा ट्रैफिक जाम है। Right now situation is not good in Afghanistan. I hope next week inshallah everything will be okay. Right now all the country is involved in Afghanistan cases. Inshallah everything will be okay. भारत के अलावा और देश अपने दूतावासों को बंद कर रहे हैं और कर्मचारियों को वापस बुला रहे हैं। यानी हर देश को पता है कि तालिबान को फलने फूलने दिया गया तो एक न एक दिन उनके लिए भी मुसीबत खड़ी होने वाली है। कल अगर भारत के लिए मुसीबत खड़ी होगी तो 2 दिन बाद उनकी भी नींद उड़ने वाली है।
एक बार फिर से रुक करना चाहूंगी मैं प्रणय उपाध्याय का। लगातार मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रणय, 2 दशक बाद अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा, करीब 2 दशक बाद, और जिस तरीके की स्थिति और तस्वीरें काबुल से नजर आ रही हैं लगातार, और राष्ट्रपति का ही देश छोड़कर चले जाना, ये सब किस ओर इशारा कर रहा है? देखिए, ये एक लंबे अस्थिरता के दौर की तरफ इशारा कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर। अगर हम बीते 2 दशकों की बात करें, अमेरिकन फोर्सेस के अफगानिस्तान में दाखिल होने के बाद, ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद अफगानिस्तान को नए सिरे से खड़े करने की कोशिश की गई थी। इसमें अमेरिका ही नहीं, इसमें भारत की भी बड़ी भूमिका थी। भारत ने करीब $120 मिलियन से ज्यादा की परियोजनाएं, विकास परियोजनाएं की, जहां अफगानिस्तान के संसद भवन को बनाने से लेकर सलमा डैम जैसी परियोजनाएं, डेला ज़रांश जैसी सड़क परियोजनाएं, और इसके अलावा अफगान ट्रूप्स को ट्रेनिंग के लिए मदद करने, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए 2011 में जो समझौता हुआ था, उसके बाद अफगानिस्तान को मदद देने की कोशिश कवायदें चली थी। इस तरीके से बहुत सारे देशों ने अफगानिस्तान की मदद की कोशिशें की, लेकिन तमाम वो चीजें जो है वो एक बार फिर जो है बैक टू स्क्वायर वन जिसे कहा जाता है, उस पर खड़ी नजर आ रही है। यानी 9 दिन चले और वही 2.5 कोस की तरह का हालात है। वापस उसी जगह पे अफगानिस्तान खड़ा नजर आ रहा है जहां 2001 में खड़ा हुआ था, यानी 9/11 से पहले। यानी कहा जाए कि काबुल के अंदर उस समय जब तालिबान का राज था, तो 20 साल बाद आज एक बार फिर तालिबान का राज काबुल के अंदर नजर आ रहा है। दूसरी बात, जहां तक अस्थिरता की बात की जाए, इस बात की आशंकाएं सबको है कि अगर एक कट्टर इस्लामिक एमिरेट वहां पर खड़ी होती है, जिहादी अगर मानसिकता के लोग अफगानिस्तान की सत्ता में आते हैं। दूसरी बात ये कि जिस तरह से एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि अगर कुछ सेक्शंस हो सकता है कि वो एक फसाद बनाने की कोशिश कर रहे हों, एक चेहरा देने की कोशिश कर रहे हों, क्योंकि जिस तरीके के बयान ज़बीउल्लाह की तरफ से आए हैं, जिस तरीके से तालिबान के बयान आए हैं कि वो सबको सुरक्षा देना चाहते हैं, वो डिप्लोमेटिक मिशन को भी सिक्योरिटी देंगे, किसी के लोगों के पैसे असुरक्षित नहीं है, वहां पर लोग देश छोड़कर न जाएं। लेकिन जमीन पर क्या होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या तालिबान लीडरशिप अपने लड़ाकों के ऊपर पूर्ण कंट्रोल रख पाएगी? जमीन पर कितने समय तक हालात स्थिर हो पाएंगे? ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, ये बंदूक की नोक पर किया गया टेक ओवर। जी प्रणय, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, और इसका असर पहले क्या हुआ और अब क्या होगा ये किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में प्रणय, सवाल ये कि इसका भारत पर किस तरीके से और अलग देशों पर किस तरीके से असर पड़ सकता है? देखिए, जहां तक भारत पर असर की बात है, निश्चित रूप से भारत को एक स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज हुआ है। इससे पहले जो सरकार थी वहां पर, अशरफ गनी सरकार हो, अहमद करजई सरकार, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार अगर हो, तो भारत के पास में उसके साथ संपर्क था, उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट थे, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट थे। लेकिन अब वो एडवांटेज जाने के साथ साथ निश्चित रूप से इस बात की आशंकाएं बढ़ी हैं। भारत की सबसे बड़ी चिंता क्या है? भारत की सबसे बड़ी चिंता इसी बात को लेकर है कि कहीं अफगानिस्तान के घटनाक्रम, वहां की अस्थिरता का असर भारत के सुरक्षा हालात पर न पड़े। क्योंकि अगर भारत बहुत सारे लोग वीजा अप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अगर आ रहे हैं, भारत आना चाहते हैं सुरक्षित, तो ये भी एक तरीके से चुनौती है भारत की स्थितियों के लिए, क्योंकि भारत को इतने लोगों को और अकोमोडेट करना पड़ रहा है। इसके अलावा सुरक्षा की चिंताएं अपनी जगह है। अफगानिस्तान की अस्थिरता एक कंटिन्यूअस नेबर होने के नाते भारत को निश्चित रूप से प्रभावित करती है। इसी प्रकार की चिंताएं उज्बेकिस्तान की भी हैं, ताजिकिस्तान की भी हैं, ईरान की भी कुछ चिंताएं हैं, रूस की भी चिंताएं हैं, यहाँ तक कि चीन को भी आशंकाएं थी। पाकिस्तान निश्चित रूप से इस समय सबसे शायद मजबूत स्थिति में अपने आप को महसूस कर रहा होगा, क्योंकि तालिबान जिसे उसने खड़ा किया, जिस हसराजुद्दीन हक्कानी जैसे नेटवर्क जो तालिबानी गुट हैं, उनको खड़ा किया, वो एक बार सत्ता में आते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी ये बरकरार है कि आखिर सत्ता में आने के बाद इस गुट की तस्वीर क्या होगी, ये अभी अस्पष्ट है। मुल्ला बिरादर, हैबतुल्लाह अख्तुंजादा, या मुल्ला याकूब, या मुल्ला अब्दुल यकीन गनी हकीम, ये तमाम जो लीडर्स हैं, किस तरीके से जो नेता हैं, वो कहाँ हैं, किस स्वरूप में होंगे, और इनके बीच में पावर का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये अभी अनिश्चित है। तो इस बात की आशंकाएं भी जताई जा रही हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि एक लंबे अस्थिरता के दौर में या एक जो है सिविल वॉर के गर्त में अफगानिस्तान जाए, और इसकी अस्थिरता का असर निश्चित रूप से भारत समेत तमाम पड़ोसी देशों को भी झेलना पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया प्रणय तमाम अपडेट्स के लिए। और यही चिंता भारत समेत तमाम देशों को खाई जा रही है, जिस तरीके से तालिबान ने कब्जा जमा लिया है अफगानिस्तान पर। सामरिक तौर पर ही नहीं, भारत का अफगानिस्तान में किया गया निवेश भी पानी में पड़ता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। अफगानिस्तान में लोकतंत्र को मजबूत करने के साथ साथ सड़कों से लेकर डैम और संसद तक के निर्माण में भारत का निवेश है। अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान का कब्जा भारत के लिए चिंता का सबब है।
2 दशकों से भारत ने अफगानिस्तान में करीब 22,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। 1996 से 2000 के बीच जब अफगानिस्तान में तालिबान का प्रभुत्व था, तब भारत ने काबुल से रिश्ते खत्म कर लिए थे। अमेरिकी सेना के आने के बाद अफगानिस्तान में हामिद करजई की सरकार का गठन हुआ तो भारत फिर से काबुल में सक्रिय हो गया था। अफगानिस्तान में भारत के 400 से अधिक छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। अफगानिस्तान में भारत के सबसे प्रमुख प्रोजेक्ट में काबुल में अफगानिस्तान की संसद है। इसके निर्माण में भारत ने लगभग 575 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2015 में किया था और भारत अफगान मैत्री को ऐतिहासिक बताया था। इस संसद में एक ब्लॉक पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर भी है। अफगानिस्तान में सलमा डैम हेरात प्रांत में 42 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। 2016 में इसका उद्घाटन हुआ था और इसे भारत अफगान मैत्री प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। तालिबान इस पर भी कब्जा कर चुका है। ऐसी खबरें भी आईं कि बांध की सुरक्षा में तैनात कई सुरक्षाकर्मी भी तालिबानियों के हाथ मारे गए हैं। भारत बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने अफगानिस्तान में 218 किलोमीटर लंबा हाईवे भी बनाया है। ईरान के सीमा के पास जरान से लेकर डेलाराम तक जाने वाले इस हाईवे पर 15 करोड़ डॉलर खर्च हुए हैं। ये हाईवे इसलिए भी अहम है क्योंकि ये अफगानिस्तान में भारत को ईरान के रास्ते एक वैकल्पिक मार्ग देता है। जरान डेलाराम के अलावा भी कई सड़क निर्माण परियोजनाओं में भारत ने निवेश कर रखा है। लेकिन जिस तरह से अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया है, अब सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर भारत के इन निवेशों का क्या होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।